हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो ये पीडीएफ जो है वो कंप्लीट है, सारी डिटेल्स आपकी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। और ये बहुत ही बेस्ट पीडीएफ है। अगर आपको रिव्यूज़ चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में कंप्लीट ये देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसमें आपको सारी चीज़ें स्टोरी वाइज मिलेंगी और फैक्ट बेस्ड पे नहीं मिलेंगी, जिससे आपकी हिस्ट्री बहुत आपको थोड़ी अंडरस्टैंड आप कर पाओगे। और आप लेक्चर स्किप करके भी सिर्फ पीडीएफ देख के भी पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेके आपकी जो 1947 तक जब भारत आज़ाद हुआ, तो आप पूरी हिस्ट्री जो है वो समझ सकते हैं। तो इससे पहले मैं 26 लेक्चर अपलोड कर चुका था। तो आज हमारा जो एक नया अध्याय शुरू होगा मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के। इससे पहले मैंने आपको एंग्लो सिख वार्स के बारे में बताया था और डायनेस्टीज़ के बारे में बताया था, अदर इम्पोर्टेंट डायनेस्टी। तो आज देखिए इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश एरा। तो ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा रिव्यू आपको दे देता हूँ कि एक्चुअली में है क्या। मतलब जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने जब भारत पर वो शासन कर रहे थे, राज कर रहे थे, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उन्होंने उसका यूज़ किया अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में। मतलब उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को एक तरीके से एज अ वेपन यूज़ किया। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को पनपने ही नहीं दिया। वो भारत में जो है वो ज़मींदारी प्रथा लेके आए, कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया। तो उससे हुआ क्या, सिर्फ उन्होंने नकदी फसलों पर जोर दिया, ठीक है, और खाद्यान्न फसलों पर उन्होंने जोर नहीं दिया। नकदी फसलों पर जोर इसलिए दिया क्योंकि वो भारत में एक तरीके से रॉ मटेरियल जो है वो तैयार करवा रहे थे, ठीक है, ताकि उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके जो फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन होती है उस प्रोडक्शन को कर सकें वो, और वो जो माल तैयार हो गया उनको दोबारा से ला करके वो इंडिया के बाज़ार में बेचें ताकि उन्हें डबल मुनाफा हो। तो ये कुछ अर्थव्यवस्थाएं उपनिवेशिक एक तरीके से आप कह सकते हो, वो उन्होंने भारत को उपनिवेश जो है वो बना के रखा। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो ब्रिटिश काल में भारत की अर्थव्यवस्था, तो देखिए अंग्रेज़ों ने भारत को ब्रिटेन के उपनिवेश के रूप में विकसित किया है, और अंग्रेज़ों ने भारत पर औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ज़बरदस्ती सौंप दी, ठीक है, थोप दी। उसके बाद देखिए औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश द्वारा शासित होने वाले अपने हित के लिए, ठीक है, शासित होने लगे अपने हित के लिए, ठीक है। वही जैसा कि मैंने आपको बताया, अंग्रेज़ों ने भारत को कच्चे माल के स्रोत व इंग्लैंड के कारखानों में निर्मित वस्तु को भारत के बाज़ार में बेचना, ठीक है, ये सब कुछ अंग्रेज़ों ने किया हुआ था। वो इंडिया को एज अ रॉ मटेरियल के रूप में जो है वो यूज़ कर रहे थे। इंडिया में वो रॉ मटेरियल तैयार करवाते थे और उस रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को ले जा करके वो इंग्लैंड ले जाते थे, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ बनाई थी। अब वही फैक्ट्रीज़ अगर इंडिया में होती तो कितना ज़्यादा वो मुनाफा कमाते। लेकिन अंग्रेज़ों की नीति तो अलग थी ना, वो इंडिया का मुनाफा क्यों चाहेंगे, उन्हें इंडिया की इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो कच्चा माल, जैसे अगर मैं कहूँ कपास, कपास एक कच्चा माल है। रबड़ का पौधा हो गया, केरल में रबड़ सबसे ज़्यादा होती है, गुजरात महाराष्ट्र में कपास आपकी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें पर उन्होंने जोर दिया। और खाद्यान्न फसलों को उगाने का मतलब सोचा ही नहीं। दूसरी टेक्निक इन्होंने यूज़ की कि कुछ किसानों को इन्होंने लालच दे दिया। लालच कैसा भी, अगर तुम खाद्यान्न फसलों को छोड़ करके भाई उसमें तुम्हें कुछ मुनाफा ज़्यादा हो नहीं रहा, ज़मींदारी वगैरह प्रथा उसमें लगा दी, ठीक है, तुम्हें टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा खाद्यान्न फसलों पर, तो इनडायरेक्टली एक तरीके से मानसिकता ऐसी बना दी, उनको पैसे का ज़्यादा लालच दे दिया, जिससे वो नकदी फसलें उगाने लगे। अब उन नकदी फसलों को क्या करा उन्होंने, यूज़ करा एज अ कच्चा माल, रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करा और उसको जा करके इंग्लैंड ले गए। तो इन्होंने क्या करा, अपितु कच्चे माल जिनसे मिले, ठीक है, उन्हीं फसलों पर जोर दिया। नील का पौधा हो गया, रबड़, कपास, ठीक है, वाणिज्यिक फसलों पर बेसिकली इन्होंने जोर दिया। उसके बाद देखिए जॉन सुलेबिन जो थी, ये कौन थी, ये एक अंग्रेज थे जिन्होंने कहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा किनारे से प्रत्येक अच्छी वस्तु जो है वो सोख लेती है, और टेम्स नदी जो कि इंग्लैंड में है के किनारे निचोड़ देती है। वही इंडिया से मतलब जितना अच्छा जो प्रोडक्ट है, जो कच्चा मटेरियल है, उसको उठा लेती है। मतलब इंडिया में उसको कोई भी ऐसी चीज़ जो उसको फ़ायदे की लग रही है, वो जाकर के उसको कहाँ ले जाते थे, इंग्लैंड में, और उनसे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बना के अच्छा मुनाफा जो है वो कमाते थे। इससे भारत की अर्थव्यवस्था धीरे 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 खोखली होती जा रही थी, और सारे जो भारतीय लोग थे, किसान थे, ज़मींदार थे, सब इस चीज़ से परेशान थे।
अंग्रेजों ने भारत को कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी के तौर पर विकसित किया था। भारतीय अर्थव्यवस्था इंग्लैंड के हितों के लिए जो है वो लगा दी गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1867 में भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन किया। ठीक है, देखिए अब ये अंग्रेज जो है वो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का आकलन क्यों करेंगे? उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भारत में कितने जो है वो पर कैपिटा इनकम है लोगों की, क्या उनके साथ जो है वो शोषण तो नहीं हो रहा है, उनकी इनकम कम तो नहीं है, कैसे इस चीज़ पर जोर दिया जाए, कैसे देश की नेशनल इनकम जो है वो बढ़ाई जाए, आकलन ही नहीं किया कभी किसी चीज़ का अंग्रेज़ों ने। ठीक है, क्यों करना था? क्योंकि उनको सिर्फ अपने देश की अर्थव्यवस्था की पड़ी थी, तो उन्हें भारत की अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उन्होंने कभी नेशनल इनकम का जो है वो आकलन किया ही नहीं। अंग्रेज़ों ने इसका आकलन नहीं किया ताकि लोगों को इसकी सच्चाई भी पता ना चले। तो उसके बाद देखिए दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 में धन के निष्कासन, धन के बहिर्गमन सिद्धांत, धन का बहिर्गमन मतलब इंडिया से जो मनी फ्लो हो रहा था टू द इंग्लैंड, ठीक है, अंग्रेजों की तरफ जो पलायन हो रहा था मनी का, उस चीज़ की बात कर रहे हैं। और भारत की नेशनल इनकम का उन्होंने आकलन किया, ड्रेन थ्योरी के नाम से जानी गई है। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारत में किए जाने वाले धन का बहिर्गमन या निष्कासन के अनिष्टों का अनिष्ट कहा, मतलब ये बहुत ही गलत हो रहा है, ये एक तरह से एक बहुत बुरा जो अशुभ है ये, मतलब ये जो कार्य है। 1867 टू 1868 में प्रति व्यक्ति आय भी 20 रुपये प्रतिवर्ष थी। देखिए कितनी कम थी। विलियम डिग्बी, आर.सी. दत्त, राणा डे, इन्होंने भी नेशनल इनकम का आकलन किया। आर.सी. दत्त ने 1901 में लिखी अपनी पुस्तक इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ड्रेन थ्योरी व भारत के राष्ट्रीय आय पर चर्चा की थी। उसके बाद देखिए गतिविहीन विकास, जिस देश गतिहीन विकास क्या होता है? जिस देश में अर्थव्यवस्था, वास्तविक राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय स्थिर बनी रहे। ठीक है, मतलब बढ़ ही नहीं रही हो, नेशनल इनकम वहीं पर अटक जाए और पर कैपिटा इनकम भी वहीं पर अटक जाए, तो उस देश की जो इकोनॉमी है उसको हम गतिहीन, ठीक है, बोलेंगे। ठीक है, गतिहीन विकास बोलेंगे। ब्रिटिश काल में कृषि क्षेत्र की स्थिति, ठीक है, अब कृषि क्षेत्र की स्थिति क्या रही है ब्रिटिश काल में, उसके बारे में जान लेते हैं। तो दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। एक तो कृषि का वाणिज्यकरण, जैसे कि मैंने आपको बताया था, व्यवसायीकरण बोल लो, वाणिज्यकरण बोल लो। दूसरा हो गया आपका भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन। दोनों के बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक से अधिक लगान वसूलने के लिए 3 नई पद्धतियाँ लागू की गई। पहली पद्धति कौन सी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, बहुत बार रिपीट होगा ये। ठीक है, इसे जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, पूरी डिटेल में बताया था आपको। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, दोनों बहुत अच्छी तरीके से बताए थे। यही अंग्रेजों की पहली वास्तविक सफलता थी। उसके बाद देखिए इस युद्ध के पश्चात बंगाल प्रांत, ठीक है, उड़ीसा बिहार वाला जो जिसमें ये सब शामिल थे, बंगाल का जो प्रांत था शामिल थे, उस पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था। आपको सब कुछ डिटेल में बताया है। उसी के बाद आगे मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हुई है। तभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको जाके देखिए। इस लॉकडाउन के पीरियड में आप कम से कम अपनी हिस्ट्री भी मजबूत कर लो, तो लगभग हर एग्ज़ाम में आती है। अगर आप स्टेट लेवल के इवन सिविल सर्विस के एग्ज़ाम दे रहे हो स्टेट लेवल के, उसमें भी काफ़ी हद तक ये रिपीट होती हैं चीज़ें। नेक्स्ट देखिएगा, जिन क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे थे, तब यहाँ पर किस तरह भू राजस्व की प्रणाली जो है वो लागू करें। ठीक है, जिन क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे थे, तब यहाँ पर किस तरह की जो भू राजस्व की प्रणाली है वो लागू की जाए। ठीक है, इस चीज़ पर विचार विमर्श किया जा रहा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1884 में गवर्नर जनरल जो है वो बनकर आया भारत में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
लॉर्ड कॉर्नवालिस 1784 में गवर्नर जनरल बन के आया भारत में। इसने इस बात पर बल दिया कि कंपनी द्वारा जीते गए क्षेत्र में एक ऐसी भू राजस्व व्यवस्था लागू की जाए जिससे कंपनी को न केवल अधिक से अधिक लगान प्राप्त हो अपितु बल्कि भू राजस्व से होने वाली आय भी परमानेंट हो जाए। ठीक है, इस चीज़ पर जोर दिया, मतलब ये आय जो है वो एक तरीके से स्रोत ही बन जाए, ब्रिटिश सरकार का परमानेंट हो जाए, एक तरीके से उनकी अंग्रेज़ों की ब्रिटिश सरकार की पैसिव इनकम जनरेट हो जाए कि उनको कुछ करना भी ना पड़े, किसान अपना मेहनत करते रहे, लगान के रूप में, कर के रूप में वो जो है वो लगान के रूप में वो टैक्स वसूलते रहे। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके लिए कॉर्नवालिस ने भू राजस्व वसूली का समझौता जमींदारों के साथ किया। तो पहले इन्होंने समझौता किया जमींदारों के साथ, उन्होंने किसानों के बजाय जमींदारों को ही ज़मीन का मालिक मान लिया। ठीक है, तो 1793 में, ठीक है, यानी किसानों से लगान वसूल कर सरकारी राजकोष में जमा करना जो था वो ज़मींदारों का उत्तरदायित्व बना दिया। ठीक है, तो ज़मींदारों को एक काम सौंप दिया उन्होंने कहा तुमने किसानों से लगान वसूलना है और उसे ब्रिटिश सरकारी जो कोष है, सरकारी राजकोष मतलब जो अंग्रेज़ों का ही कोष है एक तरीके से, उसमें ये जमा करना है। ठीक है, तो और लगान कितना है देखिए, कितना मेजोरिटी हिस्सा है, 10/11 भाग जो है वो लगान का कंपनी को देना है। और उनके पास कितना बचा, उनकी ज़मीनें हैं, वही अपना मेहनत कर रहे हैं, वही फसल उगा रहे हैं, और उनको कितना पार्ट मिला, 1/11 पार्ट सिर्फ उनको मिला, ये उनको अपने पास रखना है, और बाकी का 10/11 भाग उनको देना है। मतलब एक तरीके से लगा लो कि एक तरीके से मतलब 90% जो उनकी फसल उगाई है उसका जितना भी पैसा है, मुनाफा है, वो तो उसको सरकारी कोष में ज़मींदारों के थ्रू देना है, और 1/11 भाग सिर्फ अपने पास रखना है। तो अब हुआ क्या, आगे देखिए, सूर्यास्त का नियम भी लगा दिया है उन्होंने। ठीक है, अब इस पे आगे रूल एंड रेगुलेशन तो लगेंगे ही, भाई ब्रिटिश सरकार है, चालाक तो है ही है, तो उन्होंने सूर्यास्त का नियम भी लगा दिया, भाई अगर कोई पालन ना करे तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी थी। तो देखिए क्या इतनी सख्त कार्रवाई इन्होंने कर रखी थी। देखिए, भू राजस्व व्यवस्था में किसानों से सही समय पर लगान वसूलने के लिए नियम लागू किया गया था। अगर सूर्यास्त से पहले, ठीक है, अगर सूर्यास्त से पहले लगान वसूल न हुआ तो ज़मींदार की ज़मींदारी छीन ली जाती थी। तो इसी के चलते बहुत से ज़मींदार जो थे अपनी ज़मीन से हाथ धो बैठे थे, उन्होंने अपनी ज़मीनें किसानों को दी हुई थी, ठेके पे दी हुई थी। अब जो किसान थे, कई बार क्या होता है, अकाल भी पड़ जाता है, कई बार फसल कम भी होती है, तो इतना नहीं बच पाता। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हुआ, वो लगान वसूल करने में असमर्थ होते हैं, और सूर्यास्त से पहले अगर उन्होंने लगान जमा नहीं करवाया तो भाई उनसे क्या किया जाए, उनकी ज़मीनें जो है वो ज़मींदारों की छीन ली गई। ठीक है, तो इससे बहुत से ज़मींदार जो थे वो अपनी ज़मीन जो है वो खो बैठे थे। इस व्यवस्था को लागू करने में इसके 2 सलाहकार थे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन से हैं, जेम्स ग्रांट व सर जॉन शॉर्ट, जेम्स ग्रांट व सर जॉन शॉर्ट, ये 2 इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखिए ब्रिटिश भारत के 5 क्षेत्रों में लागू किया गया, ब्रिटिश भारत के ये 5 क्षेत्रों में लागू किया गया। एक तो ये जो आपका बंगाल का प्रांत है, ठीक है, बिहार उड़ीसा है, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उसके बाद देखिए बनारस है, और उत्तरी कर्नाटक है। समूचे ब्रिटिश भारत में अगर कहूँ जहाँ पे ब्रिटिश राज था, तो उसके समूचे ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र फल पर ये चीज़ जो है वो लागू की गई। ठीक है, इसके अन्य नाम सुनिए, इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए जानना। इसके अन्य नाम है इस्तमरारी बंदोबस्त, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इस्तमरारी बंदोबस्त, और दूसरा हो गया मालगुजारी, और उसके बाद एक हो गया 20 बेदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो आपकी जमींदारी व्यवस्था है, स्थायी बंदोबस्त है, इसको इस्तमरारी बंदोबस्त, मालगुजारी और 20 बेदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। आगे आती है आपकी रैयतवारी व्यवस्था। ठीक है, रैयतवारी व्यवस्था है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ give this video a thumbs up and don't even forget to subscribe my channel. And if you need this PDF, then all the link are given in the description box. In this PDF you will find a very beautiful and exam oriented content, and it is written by me and with very beautiful presentations, and और ये लेक्चर्स
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स रहेंगे हैंड रिटन नोट्स के आपके। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।